तो देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं अवकलन की, जैसा कि हमारे सारे 12th के सारे बेसिक्स कवर कर रहे हैं हम फटाफट। देखिए सारे बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको आने चाहिए ही चाहिए यदि आप समझकर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो यदि आपको रटना है, नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट यदि फिजिक्स के डेरिवेशन समझने हैं तो अवकलन समाकलन आपको आने ही चाहिए। बिना अवकलन समाकलन के आप डेरिवेशनों को समझ ही नहीं सकते, इसलिए समझने में थोड़ा सा टाइम दीजिए। और यूं कि 11 की चीज यूं करके छोड़िए मत, अगर 11 की चीज है तो आपको आना चाहिए, और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आता फटाफट इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए तो यहां पर हम लोग बात करें अवकलन क्या होता है। देखिए एक्चुअल में क्या है, किसी क्षण होने वाले परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अवकलन। ठीक है, क्या मतलब है इसका, किसी क्षण होने वाले परिवर्तन की दर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यदि बात करें तो परिवर्तन तो होता रहता है, जैसे कि अपन चोमेला से कहां चले गए, शामगढ़ चले गए, तो अपनी स्थिति परिवर्तन हो गया, चोमेला शामगढ़ पहुंच गए। खैर आजकल तो लॉकडाउन है और आप सब एक सभ्य नागरिक हैं, तो मेरे ख्याल से आप कहीं चोमेला से शामगढ़ इतनी दूर तो गए नहीं होंगे, ये मेरी पूरी आशाएं हैं। अब पर यदि हम लोग बात करें कि यदि ऐसा आप कहीं पर जा रहे हैं, चोमेला शामगढ़ चले गए, तो परिवर्तन हुआ, आपको पता चला कि साहब आप 1 घंटे के अंदर चोमेला से कम पहुंच गए, शामगढ़ पहुंच गए, पर उपल्ला परिवर्तन है। या जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी बालों की लंबाई 1 महीने में बढ़ जाती है और 1 महीने में आप जाकर वापस अपनी हेयर स्टाइल सेट वेट करवाते हो। लगभग अलग अलग कौन सी कटिंग चलती है आजकल, है ना, तरह तरह की, ये 1 साइड है, 2 साइड ने, तो ये जो भी आप लोग कटिंग वगैरह करवाते हो, अभी वो आपने कटिंग करी कब, 1 महीने बाद, पर क्या वो 1 महीने बाद ही बढ़ेंगे क्या बाल अपने आप जब बाल कटाकर उठे उसके जस्ट बाद आप जैसे वहां से दुकान से बाहर निकले, आपके बाल बढ़ना क्या हो गए थे, स्टार्ट। पर यह है कि उसका परिवर्तन आपको दिखा कब, 1 महीने बाद। आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो इस समय भी क्या बढ़ रहे हैं आपके बाल, ठीक है। मैंने जैसे ही बोला सुन रहे हो, तो सुन बोलते टाइम भी क्या बढ़ रहे हैं आपके बाल बढ़ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर क्षण चलती रहती है, पर वो दिखता है कि हमको एक लार्ज स्केल पर बाद में दिखता है, ठीक है। या अभी हम देखें, जैसे आप लोग, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, सीएमयू से कहां गए, शामगढ़, तो 1 घंटे में पहुंच गए, 1 घंटे में पहुंच गए। मान लीजिए शामगढ़ यहाँ से आपका 35 किलोमीटर दूर है, तो 35 किलोमीटर दूर है तो स्पीड कितनी हुई आपकी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आप पूरे 1 घंटे तक थ्रू आउट, जितनी देर तक आप सीएमयू से शामगढ़ गए उतनी देर तक क्या आपकी स्पीड 35 पे ही थी क्या कांटा 35 पर ही था क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह स्पीड अलग थी। जैसे ही आप चोमेला से बाहर निकले, आपको 60 सपाट चिकना रास्ता दिखा, तो आपने क्या किया, गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। फिर उसके बाद में जैसे बीच में क्या आ गए, ब्रेकर आ गए, तो आपने क्या किया, स्पीड को क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, फिर क्योंकि ब्रेकर था। फिर उसके बाद जब आगे गए तो अचानक से स्कूल आ गया ना, स्कूल से बच्चों की क्या हो रही थी, छुट्टी, तो इतनी सारी भीड़ देख के आपकी स्पीड वापस क्या हुई, कम। फिर आगे गए, फिर आपको रास्ता मिला नहीं, फिर आपने गाड़ी को भगाया 100-120 पे। वैसे ऐसा भगाना नहीं है, ठीक है, गलत बात है। पर मान लीजिए वो कम पे 70, 50, 60 जितने भी आपने चलाई गाड़ी वो सही है। अब उसके बाद में जैसे ही आपके क्या है, आगे भैंसों का झुंड, आपको फिर स्पीड क्या करनी पड़ी, कम, फिर स्पीड आगे बढ़ी, और बीच में जाते थक गए तो कहीं रुके न, वहां पे चाय पानी नाश्ता पानी किया, आपने रिफ्रेशमेंट लिया, तो उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 0। तो अलग अलग समय पर अलग अलग क्षण आपकी स्पीड क्या थी, अलग अलग। जिस समय आपकी गाड़ी ब्रेकर पे से निकली उस क्षण आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है। ये किसी क्षण पर जो परिवर्तन होता है इसको हम कैसे नापते हैं, अवकलन से। मतलब पूरा बड़ा परिवर्तन तो अपन को डायरेक्ट दिखता है, पर जब हम परिवर्तन जो तुम तो मनाओ तुम, हाँ, तो देखिए कुल मिलाकर हर क्षण जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अवकलन, ठीक है। और उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, dy बाय
dx से, जिसका मतलब होता है क्या, y का x के सापेक्ष अवकलन, मतलब ऊपर वाले का अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, नीचे वाले के सापेक्ष। और यहाँ पर आपके काम की चीज क्या है, तो आपके काम की चीज है सूत्र। इस सूत्र से आपको किसी भी चीज का क्या करना आना चाहिए, अवकलन करते आना चाहिए। x की पावर n, तो सूत्र क्या होता है, nx n माइनस 1, मतलब जो भी घात होगी वो आ जाएगी आगे, ऊपर में घात में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखूं, क्या है क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर कितनी है, 3। तो मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3, तो क्या होगा, n का मान कितना है, 3, तो n का मान 3 है, तो मैं सूत्र में मान रख दूं ns n माइनस 1, तो क्या होगा 3 x 3 माइनस 1। थोड़ा है जीवन में क्या, वो तो खत्म हो गई, अब स्पेस में डिलीट करूंगा। देखिए जैसे आपको x की पावर 3 का अवकलन करना है, तो क्या होगा, nx n माइनस 1, 3 तो आ जाएगा कहाँ आगे, x की पावर फिर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 3x, और 3 में से कितना बचा, 2, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 3x स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसका अवकलन करना है, x की पावर 4 का, तो x की पावर 4 का करना है, तो क्या है सूत्र, nx n माइनस 1, तो होगा क्या, n की जगह कितना जाएगा 4, तो 4x 4 माइनस 1, तो 4x 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो कितना आ गया 4x क्यूब। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में यदि हम लोग आगे बात करें, तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना होगा, रूट x की पावर n, कितनी x की पावर यहाँ पे 1/2, तो क्या होगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस का 1, 1/2 x की पावर 2 एकम 2 में से 1 तो कितने बचे, माइनस का 1/2, x की पावर कितना हो गया, माइनस का 1/2, अभी माइनस का 1/2 नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस का 1/2, और प्लस का 1/2 को क्या कहते हैं अपन, अंडर रूट। ठीक है, ये पता होना चाहिए सभी को, रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर कितनी होती है, 1/2। ठीक है, और यहाँ पर तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो समझ में आ रही है बात सभी को, इस प्रकार से कोई भी घात दे दे तो हमको x की पावर से अवकलन करते आना चाहिए। इसके बाद में हम इसको सूत्र देखेंगे। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अवकलन के सूत्रों की, ये सारे सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है सारे अवकलन के, जो आपको याद होने चाहिए। एक तो x की पावर n वाला, जिससे सवाल के सोच अपन समझ चुके हैं। अब देखिए sin x का अवकलन होता है क्या, cos x, और cos x का क्या होता है sin, मतलब sin cos में इंटर रिलेशन ध्यान रखो, sin का होगा cos और cos का होगा क्या sin, बस अंतर इतना, cos में क्या आता है माइनस। फिर tan और cot के याद कर लिए, tan और cot के कैसे याद कर सकते हो, tan और cot कैसे याद कर सकते हो, tan का तो होगा sec से sec स्क्वायर x, और cot का संबंध होगा ऐसे cos x से। संबंध याद रखना है कि दोनों में स्क्वायर आता है, तो tan का तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और cot का होगा cos x से, तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर x। दूसरी बात वही जैसे sin और cos में था, sin वाला था प्लस में, cos वाला था माइनस में, इसी प्रकार से tan वाला रहेगा प्लस में और cot वाला रहेगा माइनस में। ये कुछ भी आप दिमाग लगाकर रिमाइंडर रिलेशन कर समझकर इन सूत्रों को क्या करना है, कुल मिला के अपने को याद करना है। अब जैसे सेक और कोसेक के सूत्र एक जैसे क्या है, दोनों में वही सेक का रिलेशन कहां से, tan से, तो sec x tan x, कोसेक का रिलेशन कहां से, cot से क्या आएगा cosec x cot x, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, आराम से याद हो जाएंगे। और वही बात जैसा उसमें हुआ था एक प्लस में एक माइनस में, तो इसमें भी सेक वाला प्लस में, कोसेक वाला माइनस में। 6 सूत्र तो याद करने। इसके अलावा एक ध्यान रखना, log x बराबर क्या होता है 1/x। इसके अलावा ध्यान रखना e की पावर x बराबर क्या होता है, e की पावर x तो बहुत आसान इसका ही होता है, और a की पावर x। अब बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि a की पावर x और a की पावर x में अंतर क्या है, तो a की पावर x तो e तो खुद ही एक फंक्शन है, नेचुरल फंक्शन, तो वहां तो e की पावर x ही आएगा हमेशा लिखा हुआ, ठीक है। बट a की पावर x का मतलब है a क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी स्थिरांक आ सकता है, ठीक है। जैसे a की जगह कितना आ गया,
एक पिक्चर बराबर इस पे થઈ ગયો ને આ રહી ગયા કદી રૂક્યો तो ई की जगह तो ई आएगा और ए की जगह क्या आ सकता है कोई भी कांस्टेंट आ सकता है जैसे 2 3 4 कुछ भी आ जाए 2 की पावर x 3 की पावर x 4 की पावर x तो फिर एसओ का जो अवकलन होता है कैसे होता है a की पावर x वाले सूत्र से। ओके इनकी जगह a की जगह कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये सारे सूत्र हो गए आपको सूत्र याद करने। अब हम अवकलन के सवाल कैसे करते हैं उनके कुछ नियम पढ़ेंगे। ठीक है देखिए ये कुछ अवकलन के नियम है बेसिक जिससे आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोगों के इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इतना कर लोगे बहुत है। ठीक है जैसे यहां पर हम लोग बात करें सबसे पहली बात कांस्टेंट क्या होता है फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट मतलब अचर स्थिरांक जिसको बोलते हैं जो क्या रहे स्थिर रहे जिसमें क्या नहीं हो परिवर्तन नहीं हो। जैसे 2 3 4 5 6 2 का मान हमेशा 2 ही रहता है 3 का मान हमेशा 3 ही रहता है कभी क्या नहीं होते चेंज नहीं होते। पर जैसे आपके हमारे जो है तो क्या होगा फंक्शन और क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है कांस्टेंट तो क्या जो क्या होता है परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आपके 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। परंतु x का मान क्या हो जाता है कभी तो x बराबर 1 कभी x बराबर 2 कभी y बराबर 3 कभी y बराबर 4 ऐसे ग्राफ में रखते हो ना। इनका मान क्या होता रहता है परिवर्तित होता रहता है। तो जो परिवर्तित होता रहे चर हो जो बदलता हो वो क्या होता है आपके फंक्शन और जो परिवर्तित नहीं हो एक जैसा हो वो क्या होता है आपके कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल और बात करें हम स्थिति की और समय की तो समय क्या है अभी चर वो लगातार क्या हो रहा है बदल रहा है। आप किसी क्लास में बैठे हो 2 घंटे से 8 बजे से तो 8 बजे से लेकर समय भर अभी तक क्या हुआ बदल रहा है। पर 8 बजे आके आप जिस जगह पर बैठे थे उसी जगह बैठे हो यहां से आप कहीं पर नहीं गए तो आपकी स्थिति क्या है कांस्टेंट। तो स्थिति तो हो गई अचर और समय हो गया क्या चर। तो ध्यान रखिएगा x y और t x y और समय तीनों ही क्या होते हैं चर होते हैं। जबकि इनके अलावा जो आपकी गिनती है 2 3 4 ये क्या होती है कांस्टेंट। इसके अलावा जो आपके अल्फाबेट होते हैं सारे ए बी सी डी ये भी क्या मान जाते हैं जनरली कांस्टेंट। खाली किसको छोड़ दो टी एक्स वाई और टी क्योंकि एक्स वाई फंक्शन होंगे। इसके अलावा टी भी क्या होगा फंक्शन। और एक और बात ध्यान रखिए और एक्स वाई टी होते हैं जनरली फंक्शन पर इसके अलावा नीचे वाले डी के साथ जैसे ध्यान रखिए आपको पता है dy बाई dx लिखते हैं तो x के सापेक्ष मतलब x क्या अपना फंक्शन हमने लिख दिया dy बाई dt d के साथ नीचे क्या आ रहा है t मतलब किसके सापेक्ष अवकलन करना है आपको t के सापेक्ष मतलब आपका फंक्शन क्या है t। तो इसी प्रकार से मैंने लिख दिया dy बाई dA तो अभी नॉर्मली ये तो क्या रहेगा कांस्टेंट अल्फाबेट एबीसीडी कांस्टेंट रहते हैं पर जैसे नीचे वाले डी के साथ क्या आ गया a आ गया तो नीचे वाले डी के साथ a आने पर वो क्या बन जाता है फंक्शन। मतलब नीचे वाले डी के साथ जो होता है वो क्या बन जाता है फंक्शन बन जाता है। और इसके अलावा बाकी तो x y t तो हमेशा ही क्या रहते हैं फंक्शन रहते हैं। ठीक है तो ये बातें क्या रखनी है हमको ध्यान में रखनी कौन होगा कांस्टेंट कौन होगा फंक्शन क्योंकि अवकलन के जितने भी सवाल हैं सारे इसी आधार पर करवाए जाते हैं। ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यदि बात करें तो सबसे पहले क्या अवकलन के अंदर क्या आ गया प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस आने पर क्या होगा जैसे मैंने लिख दिया क्या ये सारे अवकलन के नियम लिखे हुए हैं और अवकलन के नियमों के द्वारा हम अभी अवकलन करना सीखेंगे एक एक सवाल को समझेंगे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा
यदि जैसे उसने दे दिया क्या 2x, तो भी 2x में क्या है, दो क्या है कांस्टेंट, और x क्या है फंक्शन। आपको भी समझाया 2 3 4 कोई भी गणित का नंबर होता है वो सारा क्या होता है कांस्टेंट, और x और y क्या होते हैं फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट और फंक्शन का नियम क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा कहां जाता है बाहर, और फंक्शन रहता है कहां अंदर। तो कांस्टेंट मतलब 2 कहां जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, तो अंदर जब बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसका क्या होगा 2 इंटू, अच्छा एक्स का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन कितना होगा, देखो x की घात कुछ नहीं मतलब कितना है एक। अब देखिएगा ढंग से, x की पावर n वाला सूत्र क्या होता है, x की पावर n होता है क्या d बाई dx ऑफ x की पावर n। क्या होता है इसका अवकलन का सूत्र, बता चुका हूं आपको, क्या होता है nx की पावर n माइनस 1, ये वाला सूत्र होता है। अब इसमें अपने को x की घात कितनी दे रखी है 1, मतलब n का मान कितना है 1। यदि यहाँ पर n का मान 1 है तो आप क्या कर दो, n की जगह कितना रख दो 1 रख दो, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इट मींस 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा समझ में आ रही है बात सभी को। अब देखिए यहां पर जैसे मान लो एक क्वेश्चन और है, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि कभी भी यदि किसी फंक्शन की घात है तो उसका अवकलन कितना होता है एक ही होता है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। तो कल जो आपने सूत्र लिखे थे ना उन्हीं में आप ये वाला सूत्र एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हो। कौन सा वाला सूत्र के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यदि वो की वही चीज है तो कितना होता है अवकलन एक होता है। ये कल वाले सूत्रों में आप ऐड कर सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो x होगा d बाय डी एक्स ऑफ x जो होता है इसका मान कितना होता है 1 होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ढंग से देखो है ना, खुद के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1। अब देखिएगा अपन आगे बात करें, मान लीजिए वो आपको दे दे क्या d बाई डी एक्स और उसने दे दिया क्या 3x स्क्वायर, तो अपना कुछ नहीं करना 3x स्क्वायर दे रखा, अभी 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो 3 कहां जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बचेगा तो क्या होता है nx n माइनस 1, तो घात कितनी है 2, तो 2 आ जाएगी आगे x, 2 में से 1 क्या तो कितना बचा 1, तो 3 इंटू 2x, और 3 इंटू 2x मतलब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, तो 6x क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रही है बात, जैसे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा बाकी क्या रहेगा अंदर। ठीक है लिखो, देखिए यदि आगे बात करें तो आगे जैसे कि उसने अपने को मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है ये वाला क्वेश्चन उसने अपने को दे दिया, अभी हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए बीच में क्या आ गया इसके प्लस, तो बीच में प्लस या माइनस आने पर क्या करते हैं, ये नियम लिखा हुआ है, क्या नियम है अलग अलग कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है इसका मतलब क्या है, अलग अलग कर लिया जाता है का मतलब ढंग से समझना, ये 3x स्क्वायर बीच में काय का साइन आ रहा है प्लस का, तो हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर अलग प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a sin x अलग। अभी होगा क्या 3 क्या है कांस्टेंट, कहां आ जाएगा बाहर, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a भी क्या है कांस्टेंट, कहां आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए
अब देखिएगा आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो एक्स की पावर एन का अवकलन का सूत्र क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर कितनी 2, कितना आएगा 2x, 2 माइनस 1, 2 में से 1 कितना बचा 1, तो 2x प्लस 1 और sin x का अवकलन कितना होता है cos x, कल लिखा है सूत्र में, तो सारे सूत्र याद कीजिए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस का क्या हो जाएगा a cos x, ठीक है। तो सूत्र लिखवाए सारे सारे क्या होने चाहिए अपने को याद, ये क्या आ गया अपना आंसर। समझ में आ रहा है सभी को, वो प्लस या माइनस आ जाए तो क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग, ठीक है। लिखो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लस या माइनस आने पर किस प्रकार से अलग करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल कर लेते हैं अपन इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2x स्क्वायर माइनस का bx प्लस का कितना c, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। तो कैसे होगा अवकलन, सीधी सी बात है, प्लस माइनस आ रहा है तो क्या करूंगा मैं सभी को अलग अलग, क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा अलग, माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ bx भी क्या हो जाएगा अलग, प्लस का c भी क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस का क्या हो जाएगा c। अब देखिएगा जहां पर दो क्या है कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट तो कहां जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का b भी क्या है कांस्टेंट, तो b कहां जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस c क्या है खाली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के अलावा अंदर कुछ भी नहीं, फिर खाली है। तो ध्यान रखना एक का अवकलन कितना होता है 0, एक का अवकलन हमेशा क्या होता है 0 होता है, या तो खाली कांस्टेंट दे रखा है तो उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है। इसको भी एक सूत्र के तौर पर याद रख लीजिए, और इसका कारण भी बता देता हूं मैं, एक का अवकलन 0 क्यों होता है। कांस्टेंट का अवकलन 0 होने का कारण क्या है ये भी अपन बता दें। देखिएगा क्यों होता है कांस्टेंट का अवकलन 0, इसके बारे में अपन लोग बात करें तो जब कांस्टेंट बाहर आएगा, मान लीजिए कांस्टेंट बाहर ले लेते तो अंदर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, अब एक को आप क्या लिख सकते हो x की पावर 0, अरे किसी की पावर 0 कितनी होती है 1, उसको मैं लिख दिया x की पावर 0। अब सूत्र क्या होता है nx n माइनस 1, तो क्या होगा 0 हो जाएगा आगे इंटू x की पावर 0 माइनस 0 में से एक कितना बचा -1, तो इसका मतलब 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ये कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पर ये भी सूत्र के तौर पर याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या होगा बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या करना है मुझे अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा x की पावर कितनी 2, तो nx n माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2x, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, मतलब 2x ही रहेगा ऐसा कैसा। फिर उसके बाद में अपन बात करें प्लस का b, तो x का अवकलन कितना होगा 1, x का अवकलन कितना होगा 1, और माइनस था तो माइनस का माइनस ही रहेगा, सॉरी प्लस कर दिया था मैंने, ठीक है क्लियर है। अब 2 का गुणा 2x में होगा कितना हो जाएगा 4x, और माइनस का ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को नहीं है, तो ये आपके प्लस माइनस वाले भी हो गए। ध्यान रखिएगा खाली यदि कहां पर भी कांस्टेंट है, जैसे 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, तो इन सभी का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करें कि दो फंक्शन यदि अलग अलग काय में आ जाए गुणा में। अब देखो यहां पर समझना बहुत जरूरी बात है, अलग अलग गुणा में कैसे और नॉर्मल कैसे, ये चीज भी आप समझ लीजिए, आपके बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें, एक तो मैंने लिखा क्या sin x इंटू cos x, और एक मैंने लिखा sin of cos x, समझिएगा
दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर क्या है इसका मतलब, दोनों में अंतर है। लगने दिखने वाले को एक जैसा दिखता है क्योंकि आपकी नजरें थोड़ी खराब है, पर यहां पर मेरी नजरों से यदि देखोगे आप इनको तो दोनों क्या है, अलग अलग। क्या अलग अलग है, यहां पर देखिए साइन एक्स फंक्शन पूरा अलग है, कोस एक्स पूरा अलग है। आप एक बात देखिए, कहने का मतलब मेरा क्या है, ऐसा आपको समझ में आएगा कि कभी आपने खाली ऐसा साइन लिखा हुआ दिखा है क्या, खाली साइन लिखा हुआ देखा नहीं, हमेशा क्या होता है साइन एक्स, मतलब साइन और एक्स दोनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। हम इन दोनों को क्या समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। ये साइन के साथ में उसका एक्स थीटा होना जरूरी, जब जाके कुछ बनता है। खाली साइन लिखा दिया तो एसआईएन सीन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, इसको साइन नहीं बोलेंगे। साइन थीटा किसको बोलेंगे, जब साइन के साथ क्या लिखा होगा उसका थीटा, ठीक है। टेन के साथ जब उसका थीटा लगा हुआ तभी वो टेन थीटा, खाली टेन टेन लिखा हुआ आ जाए तो वो तो कोई इंग्लिश का वर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर उससे हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो साइन एक्स पूरी एक चीज होती है। अब तो यहाँ पर साइन एक्स पूरा अलग है और कोस एक्स पूरा अलग है। अब देखो ढंग से, यहाँ पर साइन में एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स, तो इसका मतलब साइन और कोस अलग अलग नहीं है। साइन और कोस क्या है, वो एक ही है, दोनों मिलकर एक ही बन गया। ये दोनों क्या नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो ये दोनों एक ही और ये दोनों अलग अलग है। और दो जब अलग अलग गुणा में आ जाए तो उनका अवकलन करने का तरीका अलग होता है, और एक ही आ जाए तो उनका अवकलन करने का तरीका अलग होता है। तो मैं समझाता हूं कैसे अलग होता है, पहले दो चार एग्जांपल देखिए। जैसे एक तो मैंने लिखा क्या, cos ऑफ 2x, और एक मैंने लिखा क्या, cos x और 2x इंटू 2x। तो दोनों क्या है, ये क्या है, ये तो आपका एक ही है ना, क्योंकि कोस में x की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, तो x की जगह आ गया, तो x तो हमेशा कोस के साथ ही रहता है, मतलब ये पूरा क्या है एक ही, कोस तो कुछ होता नहीं है। पर यहाँ पर क्या है, कोस x पूरा अलग आ गया और 2x पूरा अलग आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग। देखिए ये कोस x पूरा अलग और 2x पूरा अलग, और एक यहाँ पर cos x एक साथ और 2x उसके साथ में। या देखिए जैसे कि मैंने लिखा tan x डॉट e की पावर x, तो tan x डॉट e की पावर x लिखा, तो यहाँ पर tan x अलग है और e की पावर x अलग है। पर मैंने यदि उसको, सॉरी यहाँ पर भी मैंने गड़बड़ी हो गई थी, cos ऑफ 2x, ठीक है, x की जगह क्या लिख दिया अपन ने 2x, और वहां पर क्या है cos x और 2x क्या था, अलग अलग। अब जैसे मैंने लिखा है tan x और e की पावर x, तो ये दोनों तो क्या है, अलग अलग। अभी मैंने लिख दिया क्या, tan और क्या e की पावर x, तो इसमें तो ये दोनों क्या थे, अलग अलग, तो अलग अलग फंक्शन का गुणा हो रहा है। यहाँ पर tan में जो उसका थीटा था x की जगह क्या है e की पावर x, मतलब ये क्या है, एक ही है। बात समझ आ रही है आपको कि कौन अलग अलग है और कौन एक ही। आपको पता होना चाहिए अलग अलग क्या होता है और एक ही क्या होता है, ये बात की ध्यान रखेंगे तो मेष वालों के जो अवकलन आता है उनके भी बहुत काम में आएगा। मेष वालों की पहली प्रश्नवाली यही है, इसी के ऊपर बहस है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मेष वालों की पहली प्रश्नवाली मतलब अवकलन की जो पहली प्रश्नवाली हो। अब देखिएगा तो ये तो क्या थे सारे, आपके कौन से फंक्शन है, अलग अलग, और ये सारे कैसे हैं, एक ही है। अब यदि वहां पर एग्जाम में आपके अलग अलग का अवकलन करना है तो उनका अवकलन क्या, दो अलग अलग फंक्शन का गुणा हो रहा है। ये जैसे दो अलग अलग फंक्शन u और v का गुणा आ रहा है, तो उनके लिए तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, ये गुणा होगा। ये गुणा वाला सूत्र सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे बताऊंगा मैं। और यदि एक ही आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो पहले हम ये सीख लेंगे, उसके बाद में हम ये वाला सीखेंगे। तो देखिए अगर अलग अलग है तो गुणा वाला सूत्र लगता है, गुणा वाला सूत्र क्या होता है वो भी समझ लो। कैसे याद करेंगे सूत्र को, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। दो का गुणा हो रहा है u और v का, तो किसी भी एक को ऐसा रख लो, दूसरे का क्या कर दो अवकलन, फिर दूसरे वाले को ऐसे रख लो, एक का क्या कर दो अवकलन। मतलब पहले किसी भी एक को ऐसा रखो, दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को ऐसे रखो, एक का अवकलन करो। कैसे करते हैं भी समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये अपन करते हैं। हाँ तो देखिएगा एक्चुअल में क्या है कि ये दो फंक्शन दे रखे हैं और हमें चेक करना है पहले दोनों अलग अलग है कि नहीं।
तो दोनों स्पष्ट दिख रहा है, साइन इसका एक्स पूरा अलग, ये कोस और इसका एक्स पूरा अलग, दोनों दो अलग अलग फंक्शन, और दो अलग अलग फंक्शन का जब भी गुणा होता है हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, u इंटू वी। u इंटू वी का मतलब किसी भी एक का अवकलन कर दो, दूसरे को ऐसे रखो। जैसे मैंने क्या किया, साइन एक्स को ऐसे ही रखा, किसका अवकलन कर दिया, कोस एक्स का। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कोस एक्स को ऐसे ही रखूंगा और किसका अवकलन कर दूंगा, साइन एक्स का। अब ये अवकलन करोगे कैसे, साइन एक्स तो रहेगा ऐसा ही, कोस एक्स का अवकलन होगा क्या, माइनस साइन एक्स, प्लस कोस एक्स रहेगा ऐसा ही, साइन एक्स का अवकलन होगा क्या, कोस एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स का गुणा साइन एक्स में करोगे तो साइन स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस कहां जाएगा, आगे माइनस का गुणा प्लस में होगा माइनस, ठीक है। फिर कोस एक्स का कोस एक्स में गुणा करोगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब यदि अपन लोग आगे बात करें तो आगे क्या है, तो गुणा में आए थे, मान लीजिए दो फंक्शन कैसे आ जाते हैं, भाग में, साइन एक्स बटा में क्या आ गया, कोस एक्स। तो भाग वालों का अवकलन कैसे करेंगे, तो भाग वालों का अवकलन करने के लिए वाला सूत्र होता है कौन सा, u अपॉन v। इनका अवकलन कैसे होता है, देखिए अब कुछ नहीं करना है, एक तो नीचे वाले का तो क्या रख देना है आपको, स्क्वायर, जैसे बटा में कौन है v, तो v का क्या रख दूंगा मैं, स्क्वायर। इसके अलावा फिर ऊपर क्या है, जैसे उसमें था ना, एक का अवकलन कर दो दूसरा ऐसा ही, प्लस दूसरे का अवकलन कर दो पहला ऐसा ही, इसमें भी वही होगा, एक का अवकलन कर दो दूसरा ऐसा ही, पर बीच में क्या आ रहा है, माइनस। तो जब प्लस होता है तो प्लस में तो आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अरे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, बात क्या है, सेम। परंतु यदि हम लोग क्या करें, यूं लिखा 2 - 3 और 3 - 2 तो अंदर आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया क्या, आया अंदर, जैसे क्योंकि 3 - 2 कितना होता है 1, और 2 - 3 कितना होता है -1। दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर, जबकि 2 + 3 कितना होता है 5, और 3 + 2 भी कितना होता है 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस में अंतर है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर तो किसी का भी अवकलन कर दो, जैसे किसी को भी एक को u को ऐसा रख दो, v का अवकलन कर दो, या पहले v को ऐसे रख दो, u का अवकलन कर दो, फिर बाद में दूसरे को ऐसे रख दो। पर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिक्स है क्रम, क्योंकि माइनस है ना, फिक्स है, आगे कौन है और पीछे, पहले किसका अवकलन करना और बाद में किसका अवकलन करना। तो कैसे करना है, तो हमें ऊपर से नीचे करना है, पहले तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, फिर अगली बार हम नीचे वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाले को ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। देखिएगा, बस ये सूत्र आपको याद हो गया, माइनस लगाना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, और ऊपर में ऊपर से नीचे अवकलन करना है, हमें ऊपर वाले को का अवकलन करना है, नीचे वाले को ऐसे रखना है, फिर नीचे वाले का अवकलन करना है, ऊपर वाले को ऐसे रखना है, बीच में क्या रहेगा, माइनस। याद हो गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, जैसे इसका मैं अवकलन करूं तो अवकलन कैसे होगा, जैसे बटा में क्या है, कोस एक्स, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, तो वही नीचे वाले का स्क्वायर, तो कोस एक्स का स्क्वायर हम लिखते हैं ना, तो कोस एक्स का स्क्वायर यू लिखते हैं, कोई यू कभी मत लिखना कोस एक्स नहीं स्क्वायर, भैया गलती हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोस में जो एक्स है ना, थीटा वो एक्स का स्क्वायर, ध्यान रखो, या तो लिखना है तो कोस एक्स पूरे का स्क्वायर, और कोस एक्स पूरे का स्क्वायर लिखने का मतलब होता है उसको ऐसे लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स, मतलब इस पूरे का स्क्वायर। और यदि आपने x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया बिना कोष्ठक बनाए, डायरेक्ट आपने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब तो क्या है, कोस ऑफ इसका स्क्वायर, खाली x का, पूरे कोस का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत, और ये क्या है, सही। ध्यान रखना, अगर पूरे कोस एक्स का स्क्वायर लगाना है तो ये इसका मतलब पूरे कोस एक्स का स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स, मतलब जो भी, जैसे कि कोस एक्स का मान आया आपके 1/2, तो इसका मतलब है कि 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये सही है। पर ये लिखा हुआ है उसका मतलब तो क्या, खाली x का स्क्वायर पूरे कोस का स्क्वायर नहीं, ये बात समझ में आ रही सभी को। तो यहाँ पर हमें नीचे वाला पूरा कोस का स्क्वायर करना, मतलब यहाँ बीच में लगाना है स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर x के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं लगाना, ये बेसिक बात है, हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ पर हम
लिखे आगे तो क्या होगा, कैसे करता है अवकलन, ऊपर से नीचे, तो मतलब पहले तो नीचे वाला इसका ऊपर से नीचे, मतलब पहले ऊपर वाले का अवकलन करना है, नीचे वाले को ऐसे रखना। कोसेक्स को तो मैं नीचे वाला को कोसेक्स, नीचे वाले को क्या रखूंगा मैं, ऐसा ही। फिर इसका अवकलन कर दूंगा ऊपर वाले का, मतलब d/dx ऑफ sin x माइनस, फिर क्या रखूंगा ऊपर वाले को ऐसे रखूंगा तो क्या आएगा sin x, इसका अवकलन कर दूंगा नीचे वाले का, क्या होगा d/dx ऑफ cos x। अब देखिएगा cos x, अच्छा sin x का अवकलन क्या होता है cos x, अगेन cos x, और माइनस का sin x, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो sin x into sin x, और बटा में क्या आया cos स्क्वायर x, ओके। अब उसके बाद में क्या होगा, cos x का गुणा cos x में करोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x, और sin x का गुणा sin x में करोगे तो क्या होगा sin स्क्वायर x बटा क्या cos स्क्वायर। और ये आपने बचपन में जब आप छोटे छोटे बच्चे थे और आपने 10वीं पास करी थी, तब आप लोगों ने देखा होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो इसकी जगह लिख दूंगा 1 बटा cos स्क्वायर x, और 1 बटा cos x क्या होता है sec x, तो ये क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए ये वाला सवाल मैंने आपको काय के लिए समझाया है, भाग वाला सूत्र समझाने के लिए बताया है, ठीक है। केवल और केवल भाग वाला सूत्र समझाने के लिए वाला सवाल बताया। अब बहुत सारे बोलेंगे कि क्या बेवकूफी कर रहे हो, जब sin x बटा cos x क्या होता है tan x, और tan x का अवकलन डायरेक्ट क्या होता है sec स्क्वायर x, तो डायरेक्टली लिख सकते थे ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको वो थोड़ी बताया है कि सवाल ये वाला सवाल कैसे सोल्व करेंगे, मैंने वो तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट sin x अपन cos x लिख के क्या कर दो sec स्क्वायर x कर दो। मैंने यहाँ पर इसके जरिए आपको सिखाया है कि कहीं पर भाग वाला सूत्र लगाना हो, जैसे डायरेक्टली ये नहीं होता कुछ और होता, तो वहां पर भाग वाला सूत्र कैसे लगाएंगे, तो ये भाग वाला सूत्र लगाने का क्या हो गया तरीका। और आप चेक भी कर सको, देखो उसकी व्युत्पत्ति हो गई कि tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। ये क्या कर दिया हमने सिद्ध कर रहे हो ना, इसमें सवाल थी सिद्धम कि tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, ओके। अभी लिखो तो देखिए ये अलग अलग वालों का गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, मतलब गुणा और भाग में उनका अवकलन कैसे करते हैं, ये हमने अभी सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि एक ही का अगर एक ही फंक्शन है तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है। देखिए अगर एक ही है ना तो उसका अवकलन आपको करना है, कैसे करना है, आगे से पीछे, कुछ नहीं करना। देखिए जैसे यहां पर मैंने लिखा क्या sin of 2x, अभी मुझे क्या करना है इसका अवकलन, पूरा एक ही कैसे पता चल रहा है, यहाँ एनसीआर क्या आ रहा है 2x, तो इसका अवकलन मैं कैसे करूंगा, देखिएगा इसका अवकलन करने का तरीका रहेगा क्या, sin x का अवकलन होता क्या है, क्या होता है अवकलन का सूत्र cos x, ठीक है। तो sin x का cos x, तो मैं यहाँ पे cos x लिखूं। अब cos x मतलब sin के साथ जब x होता है तो उसका अवकलन क्या होता है cos x। यहां पर क्या लिखा हुआ है sin of 2x, तो x लिखा हुआ था तो x लिख देते हैं, तो sin 2x लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे cos 2x, ठीक है। sin x का cos x होता है तो sin 2x क्या होगा cos 2, पर खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये एक ही फंक्शन है। तो अभी तो खाली x नहीं था, अभी तो खाली किसका होगा sin का। मैं क्या कैसा अवकलन करना आगे से पीछे, तो पहले sin का करो, अब पीछे लिखना है 2x, तो क्या करो 2x का। अच्छा 2x का अवकलन कैसे होता है, कैसे होगा 2x का अवकलन सिखाया ना आपको, क्या होता है d/dx ऑफ 2x, वो क्या है कांस्टेंट, तो कहां जाएगा बाहर, बचा क्या d/dx ऑफ x, तो x का अवकलन कितना होगा 1, कितना आ गया 2, साथ में 2 का क्या होगा गुणा, अभी 2 का गुणा हो रहा है इसको क्या लिख सकते हो आगे 2 cos 2x। अरे बात समझ में, यही क्या होगा इसका sin 2x के अवकलन करने का तरीका, ठीक है। एक और बात, चलिए ठीक है वो थोड़ी बाद में बता दूंगा आपको, क्या कि साइन ऐसे में ना वैसे डायरेक्टली ये नहीं ध्यान रख लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं अपन, रट क्या लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप कर सकते हो टाइमिंग बचाने के लिए कि sin 2x का तो cos 2x, और x के साथ यदि कुछ भी है तो डायरेक्ट अवकलन कायम आ जाता है गुणा में। जैसे ये वाली स्टेप छोड़ो, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम कि sin x का क्या होता है cos x,
sin 2x का क्या लिखो cos 2x, और इसके साथ कितना है 2, तो 2 ऐसा आ जाएगा। आगे बात खत्म, बीच में प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा गया मान लो tan 3x, ठीक है, तो इसका अवकलन आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो डायरेक्ट? tan 3x का यदि मुझे अवकलन करना है तो tan x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, सूत्र बताया था ना sec स्क्वायर x, तो tan 3x का क्या होगा sec स्क्वायर 3x, और x के साथ में कितना है 3, तो ऐसे से आगे काम चला जाएगा। तो डायरेक्ट आप जब सवाल सोल्व करोगे, डेरिवेशन करोगे, तो वहां पर आप डायरेक्टली इस तरीके को काम में ले सकते हो। डायरेक्टली अवकलन में काम आ जाता है, आगे गुणा में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो है ही सही, बट अपन यहाँ पर तरीके से भी सीख रहे हैं ऐसा कैसे हुआ, वो तो डायरेक्ट हो गया, पर आपको समझा भी दिया क्यों हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं और बता दूं आपको एक दो सवाल और, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, उसने दे दिया tan ऑफ cos ऑफ e की पावर। अब देखिए ये अलग अलग है क्या एक ही है? ये एक ही है, क्यों? क्योंकि tan का होता है कौन x, और x की जगह ये पूरा, ठीक है। फिर cos भी क्या होता है x, अब cos के x से क्या आ रहा e की पावर x, तो tan के x की जगह ये पूरा, cos के x की जगह ये e की पावर x पूरा, तो पूरा क्या है एक ही फंक्शन है, अलग नहीं है। और जब भी एक ही फंक्शन को कैसे करते हैं, आगे से पीछे, तो आगे से पीछे कैसे करेंगे अवकलन, ढंग से देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले तो tan का, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर, अच्छा tan x का होगा sec स्क्वायर, यहां पर x क्या लिखा होगा cos ऑफ e की पावर x, तो क्या लिख देंगे हम cos ऑफ e की पावर x, ठीक है। और फिर इसके बाद में पहले tan का होगा क्या होगा cos का, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, माइनस का sin x, तो क्या हो जाएगा माइनस का sin और x, तो cos x होता तो माइनस का sin x होता, यहाँ पर क्या है e की पावर x, x ले रहा तो क्या आ जाएगा e की पावर x, अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट में किसका होगा e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन क्या होगा e की पावर x, बस ये सभी गुणा करके लिख दीजिए, यही क्या है अपना आंसर। ये साथ e की पावर x आगे लिख दो, आंसर कर दो, ऐसे लिख सकते हो इसको e की पावर x माइनस, तो माइनस आएगा गुणा हो रहा है, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा आगे, माइनस तो माइनस आ जाएगा आगे माइनस, फिर उसके बाद में क्या e की पावर x, फिर उसके बाद में क्या होगा साइन ऑफ e की पावर x, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या लिख सकते हो आप sec स्क्वायर cos ऑफ e की पावर x, ओके। ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा इसको और लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ e की पावर x, ये हो जाएगा क्या क्लियर है देखो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो सवाल, कुछ नहीं करना है। यदि एक ही फंक्शन है तो क्या करना है आपको आगे से पीछे। तो ये जितने भी बेसिक अवकलन फिजिक्स केमिस्ट्री में काम में आ सकते हैं, फंडामेंटल्स के थ्रू मैंने आपको बता दिया अवकलन में। इसके अलावा अवकलन कुछ आगे है तो वो मैथ्स में पढ़ेंगे, वो मैथ्स वाले बच्चों को बताया जाता है, तो गणित की कक्षा में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना बहुत है, लिख लो।